दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे थीं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मणिकर्णिका या मनु के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी नारी जिन्होंने न केवल अपने समय की सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की विशाल सेना के सामने तलवार और साहस के साथ डटकर मुकाबला किया। उनकी कहानी सिर्फ एक रानी की नहीं, बल्कि एक माँ, एक योद्धा और स्वतंत्रता की प्रतीक है। इस वीडियो में हम उनके जीवन की हर परत को खोलेंगे। उनके बचपन की चंचलता से लेकर 1857 की क्रांति में उनकी वीरता और अंत में उनकी शहादत तक हम ऐतिहासिक तथ्यों और समकालीन स्रोतों के आधार पर उनकी पूरी गाथा सुनाएंगे। ये कहानी आपको गर्व, प्रेरणा और देशभक्ति से भर देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके दिल और दिमाग को झंझोर देगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी लाइक कीजिए। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 से 1830 के बीच वाराणसी में हुआ था। कुछ भारतीय स्रोतों के आधार पर 19 नवंबर 1828 को उनकी जन्मतिथि मानी जाती है। हालांकि ब्रिटिश दस्तावेजों में तारीख अस्पष्ट है। उनका असली नाम था मणिकर्णिका तांबे और परिवार वाले उन्हें प्यार से मनु बुलाते थे। वे एक मराठी करहाड़ा ब्राह्मण परिवार से थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा सरदार चिमाजी अप्पा के साथ काम करते थे, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के भाई थे। 1817 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में पेशवाओं की हार के बाद बाजीराव को बिठूर में पेंशन दी गई थी। मनु की मां भागीरथी बाई एक धार्मिक और शिक्षित महिला थीं, लेकिन 1831-32 में जब मनु सिर्फ 4 साल की थीं, उनकी मृत्यु हो गई। यह नन्ही मनु के लिए एक बड़ा नुकसान था। मोरोपंत इसके बाद बिठूर चले गए, जहां बाजीराव ने उन्हें अपने दरबार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। बिठूर में मनु का बचपन बीता और यहीं उनकी असाधारण प्रतिभा उभरकर सामने आई। उस समय लड़कियों को घर की चारदीवारी तक सीमित रखा जाता था, लेकिन मनु को आज़ादी थी। मनु की शिक्षा उस समय की लड़कियों के लिए असामान्य थी। उन्हें संस्कृत, मराठी और हिंदी सिखाई गई। वे वेदों और पुराणों की जानकार थीं, लेकिन उनकी असली ताकत थी युद्ध कौशल। मनु घुड़सवारी में इतनी निपुण थीं कि वे घोड़े को बिना लगाम के नियंत्रित कर सकती थीं। वे तलवारबाजी, भालाबाजी और बंदूक चलाने में माहिर थीं। एक कथन के अनुसार वे एक साथ 2 तलवारें चला सकती थीं, एक दाएं और एक बाएं हाथ से। उनके पिता मोरोपंत और बाजीराव के दरबार में उनकी प्रतिभा को निखारा। बाजीराव स्वयं मनु की हिम्मत से प्रभावित थे। एक बार उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि ये लड़की मराठों का गौरव बढ़ाएगी। दोस्तों, यह वही दौर था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। 1818 में मराठा साम्राज्य के पतन के बाद भारत के कई हिस्सों पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया था, लेकिन मनु जैसे बच्चे जो बचपन से ही युद्ध कौशल सीख रहे थे, भविष्य में उस कब्जों को चुनौती देने की नींव रख रहे थे। 1842 में जब मनु की उम्र लगभग 7 से 8 साल थी, उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। भारतीय स्रोतों के अनुसार यह शादी मई 1842 में हुई। उस समय बाल विवाह आम था, लेकिन विवाह पूर्ण होने में कई साल लगते थे। शादी के बाद मनु का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया, जो हिंदू देवी लक्ष्मी से प्रेरित था। गंगाधर राव एक सुसंस्कृत लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर राजा थे। ब्रिटिश दस्तावेज उन्हें कमजोर शासक बताते हैं, जबकि भारतीय स्रोत उन्हें कला, संगीत और धर्म का प्रेमी मानते हैं। झांसी उस समय मराठा शासन की एक महत्वपूर्ण रियासत थी। 1803 और 1817 और 1842 के समझौतों के तहत यह ब्रिटिश अधीनता में थी, लेकिन इसे एक स्वायत्त रियासत का दर्जा प्राप्त था। लक्ष्मीबाई ने झांसी में पहुंचते ही अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने एक महिला रेजिमेंट बनाई, जिसे दुर्गा वाहिनी कहा जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह रेजिमेंट गंगाधर राव की मृत्यु के बाद बनी, लेकिन कई स्रोत बताते हैं कि लक्ष्मीबाई ने अपने विवाह के बाद ही महिलाओं को युद्ध प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया था। यह रेजिमेंट उनकी दूरदर्शिता का प्रतीक थी। लक्ष्मीबाई धार्मिक थीं और नियमित रूप से झांसी के मंदिरों में जाती थीं। वे प्रजा की भलाई के लिए काम करती थीं, जैसे गरीबों को भोजन करना और वस्त्र देना। उनकी प्रजा उन्हें मां की तरह सम्मान देती थी, लेकिन उनके वैवाहिक जीवन में खुशियां ज़्यादा दिन नहीं रहीं। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, लेकिन 4 महीने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। यह नुकसान गंगाधर राव के लिए असहनीय था और उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। इस बीच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झांसी पर अपनी नज़र रखे हुए थी।
21 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले 19 नवंबर को उन्होंने अपने रिश्तेदार आनंद राव को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। गंगाधर राव ने ब्रिटिश अधिकारियों को पत्र लिखकर दामोदर को उत्तराधिकारी और लक्ष्मीबाई को रीजेंट बनाने की मांग की। हिंदू शास्त्रों और मराठा परंपराओं में दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपनी कुख्यात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति लागू की। इस नीति के तहत अगर कोई राजा बिना प्राकृतिक उत्तराधिकारी के मरता तो उसकी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर ली जाती। मई 1854 में ब्रिटिश ने झांसी का विलय कर लिया। लक्ष्मीबाई ने इसका पुरजोर विरोध किया। 16 फरवरी 1854 को उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, जिसमें 1803 और 1817 के समझौतों का हवाला दिया, जो झांसी की स्वायत्तता की गारंटी देते थे। उन्होंने अपने वकील जॉन लैंग और मेजर एलिस के जरिए लंदन में अपील की। जॉन लैंग, एक ऑस्ट्रेलियाई वकील, ने लक्ष्मीबाई से मुलाकात की थी और उनकी बुद्धिमत्ता और दृढ़ता से प्रभावित थे, लेकिन ब्रिटिश ने उनकी अपील ठुकरा दी। ब्रिटिश का दावा था कि झांसी को उनके शासन में बेहतर प्रशासन, सड़कें और स्कूल मिलेंगे। यह तर्क पूरी तरह औपनिवेशिक हितों पर आधारित था। लक्ष्मीबाई को 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी गई, लेकिन उन्हें झांसी का किला छोड़कर रानी महल में रहने को मजबूर किया गया। ब्रिटिश ने झांसी पर 1,08,000 रुपये का खर्च होने का इल्जाम लगाया, जो गंगाधर राव के समय था। गौ हत्या पर प्रतिबंध हटाया गया, जो हिंदुओं के लिए अपमानजनक था। मंदिरों पर कब्जा किया गया और स्थानीय परंपराओं का अनादर हुआ। लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रजा को एकजुट रखा और उन्होंने अपनी महिला रेजिमेंट को और मजबूत किया और गुप्त रूप से सैन्य तैयारियां शुरू की। वे सप्ताह में 2 बार मंदिर जाती थीं, जिससे उनकी प्रजा के बीच लोकप्रियता और बढ़ी। लक्ष्मीबाई ने बनारस जाने की अनुमति मांगी, लेकिन ब्रिटिश ने मना कर दिया। यह अन्याय 1857 की क्रांति की जड़ बना। लक्ष्मीबाई जानती थीं कि ब्रिटिश का यह अत्याचार जवाब मांगेगा। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह शुरू किया, जो चर्बी वाले कारतूसों के मुद्दे से भड़का। यह विद्रोह दिल्ली, कानपुर और लखनऊ तक फैला। जून 1857 तक आग झांसी तक पहुंच गई। स्थानीय ब्रिटिश कमांडर कैप्टन अलेक्जेंडर स्कैन ने 5 जून को 12वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने गोला बारूद स्टोर पर कब्जा किया। 6 जून को ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला हुआ और 8 जून को जोखन बाग में 60 ब्रिटिश पुरुष, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार हुआ। लक्ष्मीबाई की भूमिका इस दौरान विवादास्पद रही। उन्होंने मेजर आस्करन को पत्र लिखकर कहा कि वे विद्रोहियों के दबाव में हैं और ब्रिटिश से मदद मांग रही हैं, लेकिन ब्रिटिश स्रोतों का दावा है कि उनके महल में लूटा गया ब्रिटिश सामान मिला और उनके पिता मोरोपंत विद्रोहियों के साथ थे। भारतीय स्रोत इसे ब्रिटिश प्रोपेगेंडा मानते हैं। लक्ष्मीबाई ने विद्रोहियों से बातचीत की और उनसे 1,25,000 रुपये की मांग को 15,000 तक कम करवाया। 11 जून को विद्रोही दिल्ली चले गए और लक्ष्मीबाई ने झांसी का शासन संभाला। उन्होंने ऐलान किया, खलक खुदा की, मुल्क बादशाह की और राज लक्ष्मीबाई की। यह नारा उनकी प्रजा के बीच गूंजा। लक्ष्मीबाई ने कर वसूले, किले की मरम्मत की और गरीबों को भोजन और वस्त्र बांटे। उनके जनरल जवाहर सिंह ने गंगाधर राव के चचेरी भाई सदाशिव राव को हराया, जो झांसी के सिंहासन पर दावा कर रहा था। सितंबर-अक्टूबर 1857 को पड़ोसी रियासतों ओरछा और दतिया ने झांसी पर हमला किया, लेकिन लक्ष्मीबाई ने बानपुर में राजा मर्दन सिंह की मदद से उन्हें खदेड़ दिया। जनवरी 1858 तक ब्रिटिश ने कानपुर, 16 जुलाई 1857 दिल्ली, 22 सितंबर 1857 और लखनऊ पर कब्जा कर लिया था। झांसी अब ब्रिटिश के लिए रणनीतिक लक्ष्य बन चुकी थी, क्योंकि यह मध्य भारत का प्रवेश द्वार थी। लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को मजबूत किया। बानपुर के राजा ने 3500 सैनिक भेजे। धार्मिक पर्चे छपे, जिनमें लक्ष्मीबाई को हिंदू धर्म और स्वतंत्रता की रक्षक बताया गया। उनकी प्रजा और सैनिकों में उनके प्रति अपार श्रद्धा थी। मार्च 1858 में मेजर जनरल ह्यूज रोज ने सेंट्रल इंडिया फील्ड फोर्स 4300 सैनिकों के साथ झांसी की घेराबंदी शुरू की। उन्होंने पहले सागर, 3 फरवरी शाहगढ़ और बानपुर को हराया।
22 मार्च को झांसी का घेराव शुरू हुआ। लक्ष्मीबाई के पास 11,500 सैनिक थे, जिनमें उनकी महिला रेजिमेंट दुर्गा वाहिनी भी शामिल थी। उनकी सहयोगी झलकारी बाई, जो दलित समुदाय से थी, ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 मार्च को ब्रिटिश तोपों ने किले की दीवारों में दरार डाली। 1 अप्रैल को तत्या टोपे 20,000 सैनिकों के साथ बैदवा की लड़ाई में आए, लेकिन ह्यू रोज ने उन्हें हरा दिया। इस हार में 1500 विद्रोही मारे गए। 3 अप्रैल को ह्यू रोज ने दक्षिणी दीवार पर बड़ा हमला बोला। लक्ष्मीबाई ने 1500 अफगान सैनिकों के साथ जवाबी हमला किया। उनकी रणनीति थी कि ब्रिटिशों को शहर में घुसने दिया जाए, फिर उन्हें घेर कर मारा जाए, लेकिन ब्रिटिश की भारी तोपों और प्रशिक्षित सैनिकों ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया। शाम तक झांसी पर ब्रिटिश का कब्जा हो गया। लगभग 3000 लोग मारे गए, जिनमें आम नागरिक भी शामिल थे। लक्ष्मीबाई के पिता मोरोपंत को 20 अप्रैल को फांसी दे दी गई। इस हार ने लक्ष्मीबाई को झंझोड़ दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। 4 अप्रैल 1858 को रात को लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को कमर से बांधकर अपने विश्वस्त घोड़े बादल पर सवार होकर किले से भागीं। कालपी में लक्ष्मीबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने 10,000 सैनिकों की सेना जुटाई। 22 मई को कालपी की लड़ाई में वे ह्यूरोज से हार गईं। इसके बाद वे ग्वालियर भागीं। 31 मई को ग्वालियर कंटिजेंट ने अपने राजा जयाजी राव सिंधिया के खिलाफ विद्रोह किया और लक्ष्मीबाई का साथ दिया। 3 जून को राव साहेब को वायसराय बनाया गया, लेकिन 17 जून को ह्यूरोज ने ग्वालियर पर हमला बोल दिया। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में लक्ष्मीबाई शहीद हुई। कुछ स्रोतों कहते हैं कि उन्होंने पुरुषों के कपड़े पहने थे और अंतिम सांस तक लड़ी। एक ब्रिटिश सैनिक ने उनकी तारीफ में कहा कि वह सबसे खतरनाक विद्रोही थीं। उनके अनुयायियों ने उनका अंतिम संस्कार गुप्त रूप से किया। उनकी मृत्यु ने विद्रोहियों का मनोबल तोड़ दिया और 19 जून को ग्वालियर ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। दामोदर राव को 1200 रुपये मासिक पेंशन दी गई, लेकिन उनका ट्रस्ट फंड छीन लिया गया। लक्ष्मीबाई की विरासत आज भी जीवित है। वे दुर्गा और लक्ष्मी का प्रतीक बनी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, 1930 ने उनकी कहानी को अमर कर दिया। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास झांसी की रानी 1946 और सोहराब मोदी की फिल्म 1953 ने उनकी गाथा को जन जन तक पहुंचाया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज में रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट बनाई, जो महिलाओं की पहली सैन्य टुकड़ी थी। लक्ष्मीबाई के नाम पर सड़कें, विश्वविद्यालय और डाक टिकट हैं। दलित कथाओं ने उनकी सहयोगी झलकारी बाई की कहानी भी जुड़ी है। उन्होंने युद्ध में उनकी तरह कपड़े पहनकर ब्रिटिश को भ्रमित किया। लक्ष्मीबाई भारतीय राष्ट्रवाद की प्रेरणा बनी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और आत्मसम्मान के सामने कोई ताकत नहीं टिक सकती। तो दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अपने हक के लिए लड़ना कितना जरूरी है। उनकी वीरता आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको उनकी कहानी का कौन सा हिस्सा ज़्यादा प्रेरक लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।